नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक दिन के गैप के बाद आज की बात में, भोर की बात में। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। और अगले आधे घंटे तक, सुबह के 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं आपके साथ जुड़ा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जुड़ चुके होंगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे उन खबरों की जो हमारे रोज़मर्रा जीवन से सरोकार रखते हैं और जिनको लेकर हम और आप सोचते हैं, पढ़ते हैं। तो चूँकि अखबारों से ये खबर मैं निकालता हूँ, तो अखबारों में ऐसी खबरें जो हमारे आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं या जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उन्हीं खबरों का चयन मैं करता हूँ, उन्हीं के बारे में आपसे बात करता हूँ, अपने विचार साझा करता हूँ आपसे। और एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूँ कि मेरा ज्ञान बांटने का कतई इरादा नहीं है। चूँकि मैं 3-4 अखबार लेता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह इसी बहाने, खबरों के बहाने जो है आपसे थोड़ा रूबरू हो जाऊँ, आपसे थोड़ा गुफ्तगू हो जाए। तो यही मकसद है मेरा इस प्रोग्राम को करने का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको आज पहली खबर से। तो पहली खबर ये है कि पीएम मोदी साहब ने जो है वो रविवार को 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले 9 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत कर दी। 25 पहले से चल रही हैं, तो 25 और 9 34 हो गई टोटल अब वंदे भारत ट्रेन जो हैं हमारे देश में। वंदे भारत ट्रेन जो है वो पूरा देसी कॉन्सेप्ट पे है और ऐसी जगहों पे शुरू में चलाया जा रहा है जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं या धार्मिक महत्व की जगहें हमारी हैं, तो उनसे ज़्यादा पहले इनको चलाया जा रहा है। धार्मिक और साथ ही साथ कॉमर्शियल अगर सेंटर है तो उनके बीच चलाया जा रहा है। तो लेकिन ये है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है हरी झंडी दिखाते हुए ये भी कहा है कि रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा और वंदे भारत ट्रेन से देश का हर हिस्सा जोड़ा जाएगा। तो अभी 34 चल रही हैं, तो हो सकता है अगले साल तक जो है 78 हो जाए, 68 हो जाए। तो अभी जो 9 ट्रेनें चलाई गई वो 11 राज्यों से गुजरेंगी। उनमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात है। ये उदयपुर, जयपुर दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर हैं राजस्थान के। तिरुनेलवेली, मदुरै, चेन्नई तमिलनाडु के हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु भी बहुत इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। दोनों राजधानी है, एक तेलंगाना की और दूसरा कर्नाटक की। विजयवाड़ा, चेन्नई, ये भी जो है चेन्नई के लिए इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं दोनों। पटना, हावड़ा तो आपको पता ही है कि मतलब बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं पटना हावड़ा से, स्पेशली पटना से या दानापुर से, पटना के ठीक बगल में जहाँ पे DRM ऑफिस है। तो दानापुर से हावड़ा एक ट्रेन चलती है डेली, फिर भी जो है कम पड़ जाती हैं सीटें। तो पटना हावड़ा के लिए भी वंदे भारत की ट्रेन जो है वो शुरू कर दी गई है। अच्छी खबर है ये बिहार के लोगों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए। कासरगोड, त्रिवेंद्रम, केरला के लिए भी ये ट्रेन शुरू हो गई। और राउरकेला, भुवनेश्वर, उड़ीसा, राउरकेला, भुवनेश्वर और पुरी, यहाँ से भी वंदे भारत चलेगी। रांची और हावड़ा, रांची हावड़ा भी झारखंड और पश्चिम बंगाल एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। रांची आपको पता है झारखंड की राजधानी है, हावड़ा तो खैर आपको पता ही होगा। तो रांची और हावड़ा के बीच में चलेगी। और जामनगर, अहमदाबाद, गुजरात में, दोनों इम्पोर्टेंट शहर हैं गुजरात के कॉमर्शियल दृष्टि से, तो व्यापार की दृष्टि से। तो ये ट्रेनें हैं जो चलेंगी। अच्छा, वंदे भारत का जो ये नया बेड़ा चलाया गया है, इसमें एक ट्रेन केसरिया रंग की है जो केरल के कासरगोड, त्रिवेंद्रम के बीच चलेगी। बाकी सभी नीले सफ़ेद रंग की हैं। एक केसरिया क्यों चला रहे हैं भाई, ये नहीं लिखा है इसमें। रविवार को इन ट्रेनों की शुरुआत हो गई। सोमवार से सभी ट्रेनें कमर्शियल सेवाएं देना शुरू कर देंगी। मतलब आज से ये सारी ट्रेनें जो हैं चलना शुरू कर देंगी। अगर आपको जाना है तो आप अपना टिकट बुक करा सकते हैं। सभी ट्रेनें चेयर कार होती हैं वंदे भारत की, आपको पता ही है।
और कोई भी ट्रेन 16 कोच की नहीं बल्कि 8-8 कोच की है। ये अभी 8-8 कोच की ट्रेनें हैं, बोगी कम होगी, ठीक है। तो ये है, पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेन उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो समय बचाना चाहते हैं, और नई ट्रेनें ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा आरामदायक हैं। और वंदे भारत में लगेज रखने वाली रैक के नीचे लगी लाइट को टच करके ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सेंसर लगा है। पहले वाली वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटें लाल रंग की थी, जिन्हें अब ब्लू कर दिया गया है। बाकी ट्रेन के अन्य कोच की सभी सीटों के कवर पहले की तरह नीले रंग के हैं। ट्रेन में इमरजेंसी के दौरान कुछ नए फीचर भी दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 16 कोच नहीं बल्कि मेट्रो की तरह 8-8 कोच वाली ट्रेनें ही तैयार किए जाएंगे। तो ये है वंदे भारत। अब वंदे भारत को लेकर एक गुजारिश मैं रेल मंत्री जी अश्वनी वैष्णव से पहले भी कर चुका हूँ, और एक बार फिर करता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मेरी अपील है, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए तो एक वंदे भारत आप 8 कोच की ही दे दीजिए, 16 कोच की मत दीजिए। लखनऊ और पटना के बीच दे दीजिए। लखनऊ और पटना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके अहमदाबाद और जामनगर की तरह। तो लखनऊ से पटना बहुत लोग आते जाते हैं। हमें सिर्फ एक ट्रेन का यहाँ वो है, और वो है श्रमजीवी का। और एक ट्रेन जो आपने चलाई है पाटलिपुत्र स्टेशन से लखनऊ जंक्शन पुराने मतलब लखनऊ तक का, तो वो जो है उसका सुबह 5 बजे है, उधर से पटना से 2-2:30 बजे चलती है, रात को 3 बजे यहाँ आती है, रात को 11-12 बजे। तो वो ठीक नहीं है। वंदे भारत एक ट्रेन दे देंगे तो हमारा समय भी बचेगा, और जिनको लखनऊ से पटना आना है जो या पटना से लखनऊ जाना है, तो दूरी जो है 8 घंटे में तय की जा सकती है, 8 से 9 घंटे में। और इतना ही समय जो है करीब 7-8 घंटे लग जाते हैं बाई रोड जाने में भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप चलाइएगा तो आपको घाटा नहीं होगा, पैसेंजर बहुत मिलेंगे। आप चाहें तो सुबह इसे चला सकते हैं या रात में चला सकते हैं 10 बजे, सुबह 6 बजे पटना पहुंच जाए, उधर से भी रात में चले 10 बजे, सुबह 6 बजे यहाँ आ जाए, लखनऊ आ जाए, तो बड़ा आराम रहेगा। या अगर आप दिन में चलाना चाहें तो दिन में चला दीजिए, सुबह 6 बजे चलाइए, 2 बजे पटना आदमी पहुंच जाए, उधर से फिर वो 4 बजे चले, 12 बजे यहाँ आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ रेल मंत्री जी तक पहुंच रही होगी। और इसके पहले एपिसोड में भी मैं ये मांग कर चुका हूं कि पटना लखनऊ यानी बिहार और यूपी को भी एक वंदे भारत ट्रेन मिलनी चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने बंगाल और बिहार को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर भी कनाडा से जुड़ी है, लेकिन हमारे आपके मतलब से जुड़ी है। कनाडा से इसलिए जुड़ी है कि कनाडा, पहले तो मैं यहाँ की पढ़ देता हूँ खबर, फिर कनाडा से कैसे कनेक्ट है मैं वो आपको बताता हूँ। तो महंगाई ने बढ़ा दी है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चिंता। एक्सपर्ट्स का मामला है, ये निकला है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, ये छपी है इसमें नवा टाइम्स में, कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई इन्फ्लेशन को देखते हुए इस बार भी आरबीआई ब्याज दरों को यथावत रखने का फैसला ले सकता है। हालांकि सीपीआई आधारित इन्फ्लेशन अगस्त में थोड़ा घटकर 6.83% रह गया है, लेकिन रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से अभी भी ऊपर है। रिटेल महंगाई भी अभी भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर है, और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने कुछ और समय के लिए सख्त रुख बरकरार रखने का फैसला किया है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगले महीने की शुरुआत में आरबीआई यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक में नीतिगत दर को एक बार फिर यथावत रखने का फैसला कर सकता है। रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी 2023 को रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% कर दिया था, और तब से इसने अत्यधिक हाई रिटेल इन्फ्लेशन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों सहित कुछ अन्य कारणों को देखते हुए दरों को उसी स्तर पर बरकरार रखता है, 6.5 का जो है रेपो रेट।
आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय एमपीसी की बैठक 4 से 6 अक्टूबर को प्रस्तावित है। एमपीसी की पिछली बैठक अगस्त में हुई थी। तो खरीफ की जो फसलें हैं उनको लेकर काफ़ी चिंता है और अब से एकदम त्योहारी सीज़न भी है, त्योहारी सीज़न आने वाला है और दिवाली, दशहरा, छठ, नवरात्र, पितरपक्ष भी आने वाला है। तो इसको लेकर खासकर दालों की कीमत को लेकर जो है बड़ी चिंता है। और इनकी कीमतों को लेकर जो है खरीफ की फसलें जो हैं खासकर दालों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तो दाल जो है उसके लिए क्या करना है, तो दाल को इंपोर्ट करना है। अब आते हैं कनाडा पर कि दालों का इंपोर्ट जो है वो कनाडा से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये खबर छपी है जागरण में लखनऊ मंडी के हवाले से। छोटी सी खबर है, तीसरे या चौथे पेज पे है, लेकिन हाँ ये आपका जो है चौथे पेज पे है। अब तो पेज भी समझ में नहीं आता, फ्रंट पेज 2-2, 3-3 हो जाते हैं। तो खैर अखबार में है, ये जागरण अखबार में आपके, कि कनाडा से दाल आयात पर रोक की मंशा नहीं है। यानी हम जो दाल खाते हैं उसमें का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कनाडा से आता है। और कनाडा के साथ क्या हिसाब किताब चल रहा है अभी ये आपको पता ही है। तो जब व्यापारियों के इनके रिपोर्टर राजीव कुमार जो है कोई है, नई दिल्ली डेडलाइन से खबर छपी है, ये गए वहाँ दिल्ली में व्यापारियों के पास। तो उन्होंने कहा है इनसे कि अभी दाल मंगाने में नहीं आ रही है कोई दिक्कत, और कनाडाई व्यापारी जो दाल हमको भेजते हैं वो ऑर्डर भी ले रहे हैं। लेकिन एक शब्द क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। तो हालांकि इसमें ये लिखा है कि भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव का असर दाल के आयात पर नहीं पड़ने जा रहा है। हाईली सोर्स के मुताबिक कनाडा से दाल का आयात रोकने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, मतलब भारत सरकार का। जो दाल आता है वो आता होगा। ऑल इंडिया दाल मिलर्स एसोसिएशन ने भी सरकार से इस प्रकार का कोई फैसला न करने की गुजारिश की है। दाल जो आयात करते हैं उनका कहना है कि फ़िलहाल कनाडा से दाल मंगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कनाडा के व्यापारी आसानी से भारत दाल भेजने का ऑर्डर ले भी रहे हैं। भारत में सालाना लगभग 23 लाख टन मसूर की दाल खपत होती है। मसूर की दाल, एक कहावत आपने सुनी होगी, ये मूंग और मसूर की दाल। तो मसूर की दाल हम लोग भी खाते हैं, लेकिन जब खिचड़ी बनाते हैं तभी खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। ऐसे हम लोग अरहर की दाल खाते हैं। तो घरेलू स्तर पर सालाना लगभग 15-16 लाख टन मसूर का दाल उत्पादन होता है और बाकी जो 7 से 8 लाख टन है वो मंगाया जाता है बाहर से। और आयात के लिए भारत मुख्य रूप से कनाडा पर निर्भर है। दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का आता है, यानी ऑस्ट्रेलिया से दाल आती है। इस साल अप्रैल-जून में भारत कनाडा से लगभग 1 लाख टन दाल का आयात कर चुका है। अप्रैल से क्या लिखा है, जून तक में, जो पहली तिमाही होती है। अभी जून का सितंबर ख़त्म होने वाला है, जून सितंबर पता चलेगा। तो मान लीजिए मिनिमम 1 लाख भी हुआ होगा, तो अप्रैल से सितंबर तक कनाडा से 2 से 2.5 लाख टन दाल आ चुका है। 2022-23 में भारत ने कनाडा से $37 करोड़ मूल्य की 4.85 लाख टन मसूर दाल का आयात किया था। लगभग 5 लाख टन दाल मंगाया था कनाडा से। जानकारों के मुताबिक कनाडा में 95% दाल की फसल वहाँ के सस्केचवान प्रांत यानी स्टेट में होती है। सस्केचवान ये कनाडा का इलाका है, मुझे भी नहीं पता कहाँ है ये, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे। तो यहाँ से जो है दाल आती है सबसे ज़्यादा। इस इलाके के व्यापारी जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा दाल बेचते हैं कनाडा से। और इस राज्य के दाल व्यापारी सबसे अधिक बिक्री भारतीय बाज़ार में ही करते हैं। भारत के साथ तनाव को देखते हुए सस्केचवान राज्य के व्यापारी भी जल्द से जल्द भारत में अपनी दाल की सप्लाई, जो भी ऑर्डर उनको पहले से मिली हुई है, वो कर देना चाहते हैं, उसकी सप्लाई कर देना चाहते हैं। और कनाडा से इंडिया दाल आने में लगभग 40 दिन लगते हैं। पानी के जहाज़ से आता होगा, इसमें खर्चा कम लगता है। तो थोड़ा सा सशंकित होंगे भारत, वहाँ के व्यापारी सस्केचवान के जो दाल भेजते हैं भारत,
कि भाई ऐसा ना हो कि बंदी हो जाए, वीज़ा तो बंदी हो गया दोनों देशों की तरफ से, तो व्यापार भी बंद हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो अब इसका असर जो है हमारे सप्लाई पे पड़ेगा, दाल महंगी होगी भारतीय बाज़ार में। अगर सपोज करिए, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सपोज करिए कि आने वाले दिनों में स्थितियाँ और ख़राब होती हैं, रिश्ते और बिगड़ते हैं, तो हो सकता है कि व्यापार पे भी प्रतिबंध लग जाए, जैसे चाइना के साथ हुआ हमारे देश में कि बहुत सारी चीज़ें जो है चाइना से मंगानी हमने बंद कर दी जब चाइना वो हुआ था, गलवान कांड हुआ था उसके बाद से। तो नोबडी नोज कि फ्यूचर में क्या लिखा है, क्या होगा, लेकिन इसकी आशंका है कि हो सकता है कि जो 4 अरब डॉलर का कनाडा के साथ हमारा व्यापार होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जिस पे रोक लग जाए या बंद हो जाए। पूरी तरह तो बंद नहीं होना संभव नहीं है, लेकिन कुछ अंकुश लगाया जा सकता है दोनों देशों की तरफ से। तो उसमें दाल की सप्लाई है, तो लिहाजा इंडिया ने ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया है। भारत ने कनाडा के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है, ये अखबार में भी लिखा है कि भारत ने मसूर के दाल के लिए कनाडा के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। यही वजह है कि अमेरिका से दाल पर, जो दाल आयात होती है अमेरिका से, उस पर 30% शुल्क लगता था, उसको पिछले हफ्ते ज़ीरो कर दिया है हमारी सरकार ने। बहुत तेज़ है हमारी सरकार, तुरंत जो है एक्शन लेती है। जैसे टमाटर महंगा हुआ था, तुरंत नेपाल से जो है 1 लाख टन आया था, कितना आया था मुझे याद नहीं है, लेकिन नेपाल के रास्ते आया। तो अब टमाटर देखिए सस्ता हो गया, 40-50 रुपये किलो है मार्केट में। तो टमाटर के उससे निकले हैं, तो फिर अब दाल वाले में उलझ रहे हैं। तो इसको देखते हुए पिछले हफ्ते ही जो है 30% आयात शुल्क जो है लगता था दाल पे, उसको ज़ीरो कर दिया है। यानी अगर कनाडा से कुछ गड़बड़ हुई तो अमेरिका से दाल आएगी। इस फैसले से अमेरिका से भी मसूर दाल के आयात का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा रूस, सिंगापुर और तुर्की है तो बदमाश देश है, उससे मत मंगाइए। इसके अलावा रूस, सिंगापुर और तुर्की जैसे देशों से भी मसूर दाल के आयात की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। व्यापारियों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में मसूर के थोक भाव में प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए का इजाफा हुआ है। समझ गए? थोक बाजार में मसूर की कीमत 7,500-8,000 रुपये क्विंटल चल रही है और आशंका इस बात की है कि इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये है भाई, ये मूंग और मसूर की दाल। एक कहावत सुनी होगी आपने, तो मसूर की दाल और दालों के लिए तो हमको दिक्कत है। तिलहन का जो रकबा होता है, दाल और तिलहन का बुआई का रकबा, मतलब जितने एरिया में बुआई होती है, एक कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था, अखबार में ही लिखा था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 5% कम भी है। तो तिलहन दाल की समस्या हो सकती है। अगर हम अभी से अलर्ट रहें, अभी से तमाम जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश शुरू कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला फेस्टिव सीज़न है। बड़ी मुश्किल से दालों की कीमतें थोड़ी उस पर आई हैं कंट्रोल में। नहीं, दाल को लेकर तो पता ही है आपको, विपक्ष भी जो है वो हमलावर था सरकार के ऊपर। तो आई होप कि दाल की कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी और वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो सरकार कर लेगी। तो ये है। अब आगे चले दाल से खेल पे। तो ट्रेन से आ गए हम लोग दाल पे, और दाल से अब हम लोग चलते हैं खेल पे। तो खेल में तो आपको पता ही है कि भैया एशियन गेम्स हो रहा है ग्वांगझू, चाइना में। तो चाइना में हमारा परफॉर्मेंस जो है पहले दिन 5 पदक का है। सिल्वर 3 है और कांसा जो है, ब्रॉन्ज 2 है। तो ये खबर मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जागरण में है, एशियन गेम्स में पहले दिन भारत की चांदी, जीते 5 पदक। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में रविवार को पहले दिन नौकायन, रोइंग नौकायन जो होती है, और निशानेबाजी में 5 पदक झटके हैं। इनमें 3 रजत और 2 कांस्य पदक है। रोइंग की लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में अर्जुन लाल जाट, अरविंद सिंह की जोड़ी ने दूसरे स्थान पर रहते हुए ग्वांगझू में देश को पहला पदक दिलाया है। नाम एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी नौकायन में।
भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 28.18 सेकंड का समय निकाला है। पुरुषों की कॉक्स 8 स्पर्धा के फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को कड़ी टक्कर दी। नीरज, नरेश, कलवानिया, नीतीश कुमार, चरणजीत सिंह, भीम सिंह, जसविंदर सिंह, आशीष और पुनीत कुमार की टीम ने 8 लोगों की टीम ने 5 मिनट 43.01 का समय लेते हुए दूसरा रजत जीता। भारतीय टीम स्वर्ण विजेता चीन से केवल 2.84 सेकंड से पिछड़ गई, मात्र 2 सेकंड से। चलिए, बैड लक। कॉक्सलेस पेयर स्पर्धा में बाबूलाल यादव और लेखराम ने रोइंग में कांस्य जीता है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 50.41 सेकंड का निकाला। निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा में मेहुली घोष और रमिता ने पदक, जिंदल और आशीष चौकसी ने तिकड़ी ने मेहुली घोष, रमिता जिंदल, आशीष चौकसी की तिकड़ी ने रजत पदक जीता है और रमिता ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी कांस्य जीता है। अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने रोइंग में देश को पहला पदक दिलाया। 10 मीटर एयर राइफल में महिला टीम दूसरे स्थान पर। महिला क्रिकेट टीम भी फाइनल में पहुंच गई है। और हॉकी में भारत की दमदार शुरुआत हुई। उज्बेकिस्तान को 16-0 से पराजित किया है, 16-0 से। तो देखते रहिएगा, दूरदर्शन पे आ रहा है एशियन गेम्स हमारा, और हमारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहिएगा। तो ये हुआ भैया। और कोई खबर है? आज क्रिकेट टीम का जो है फाइनल मुकाबला होगा और स्वर्णिम इतिहास रचने उतरेंगी भारतीय महिलाएं। थोड़ा मुक्केबाजी की भी खबर है, वो भी आपको सुना देता हूँ। मुक्केबाजी में क्या है भाई कि भारत की 2 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन जो है हमारी निखत जरीन, वहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। रविवार को यहाँ महिला 50 वर्ग किलोग्राम में वियतनाम की थीताम एन गुएन पर 5-0 की दबदबे भरी जीत से एशियाई खेलों के प्री क्वार्टर फाइनल में, जबकि प्रीति पवार 54 किलोग्राम में है। निखत जो है 50 किलोग्राम में है और प्रीति पवार उनसे ऊपर है, 54 किलोग्राम में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। निखत और एन गुएन के बीच ये मुकाबला मार्च में विश्व चैंपियनशिप फाइनल का दोहराव था, जिसमें इस भारतीय मुक्केबाज ने सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। निखत जरीन से हमें बड़ी उम्मीद है कि एशियन गेम्स में वो जो है वो गोल्ड मेडल जीतेंगी। अब इधर ये प्रीति पवार का नाम मैंने नहीं सुना था, लेकिन प्रीति पवार ने भी अच्छा काम किया है 54 किलोग्राम वेट में। प्रीति ने भी जॉर्डन की सेलिना अलाहनाथ को RSC से हराया। 50 किलोग्राम में मौजूदा चैंपियन होने के बावजूद निखत उन 4 मुक्केबाजों में से एक रहीं जिन्होंने पहले दौर में बाई नहीं मिली। अब निखत का सामना जो है दक्षिण कोरिया की चोरोंग बाक से होगा, जबकि प्रीति पवार की भिड़ंत कजाकिस्तान की मुक्केबाज से होगी। तो ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। और बांग्लादेश के विरुद्ध सेमीफाइनल में जीतने के बाद अब ये सोमवार, आज सोमवार है, सोमवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला फाइनल है आज, और उसमें श्रीलंका से मुकाबला है। तो ऑल द बेस्ट हमारी इंडियन टीम को, और बहुत बहुत बधाई इंडियन पुरुष क्रिकेट टीम को जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत ली है 2-0 से। कल वाले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और श्रेयस अय्यर जिनके फॉर्म को लेकर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही थी और बड़ा वो हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो श्रेयस अय्यर जो है 105 रन की पारी खेली इन्होंने और मैन ऑफ द मैच रहे। और इनके साथ साथ शुभमन गिल ने भी 104 रन बनाए। और इन दोनों के खेल की बदौलत जो है 399 रन हमारे टीम ने बना लिया, भारत ने, जो कि मतलब सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसके पहले शायद 383 वगैरह कुछ बना था, और पिछला ये श्रेष्ठ स्कोर जो था 383 6 विकेट पे भारत ने नवंबर 2013 में बेंगलोर में बनाया था। सबसे अच्छी बात ये रही कि सूर्य कुमार यादव जी अपने 360 डिग्री वाले
उनके फॉर्म को लेकर बड़ी गड़बड़ हो रही थी। तो सूर्य कुमार यादव जी ने भी जो है कुल मेरे ख्याल से 72 रन बनाए हैं, नॉट आउट रहे वो। सूर्य कुमार यादव लिखा हुआ है इसमें, 72 रन बनाया 37 गेंद में। और तो ये जो है बड़ी अच्छी बात रही। सूर्य कुमार यादव जो है वो आ गए हैं फॉर्म में हमारे। रविंद्र जडेजा 13 पे नॉट आउट रहे। तो केएल राहुल ने भी हाफ सेंचुरी बनाई। तो कुल मिला के 399 रन बनाई, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भारत ने वर्षा से प्रभावित मैच को डकवर्थ लुइस पद्धति से 99 रनों से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। अब अंतिम मैच राजकोट में 27 सितंबर को होगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 399 रनों का पहाड़ सा स्कोर बनाया। ठीक है, तो बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिली। 9 ओवर में 2 विकेट पर 56 रन बने थे कि पानी बरसने लगा। तो जो है लक्ष्य जो है वो संशोधित होकर 33 ओवर में 317 रनों का हो गया। 24 ओवर में 261 रनों का लक्ष्य असंभव नहीं था, लेकिन पानी रुकने के बाद विकेट लगातार गिरते गए और इस तरह से टीम हमारी जो है वो जीत गई। और बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में भी हमारे यहाँ यूपी में ग्रेटर नोएडा में जो हो रहा है ना वो Moto2 चैम्पियनशिप, तो कल योगी जी ने हमारे जो है उनको दिया, मार्को बेजंकी को, ये विजेता हुए हैं। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर शुक्रवार से शुरू हुई रफ्तार से रोमांचित कर देने वाले MotoGP भारत 2023 बाइक रेस रविवार को संपन्न हो गया। रविवार को आयोजित मुख्य MotoGP रेस के विजेता रहे मुनी VR46 रेसिंग टीम के राइडर मार्को बेजंकी ने पूरे रेस के दौरान अद्भुत धैर्य और कौशल का परिचय दिया और ये जीत गए। और रविवार को जो है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी थे, साथ ही पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, शिखर धवन, बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम, बूम बूम धूम धूम, पहला जो धूम पिक्चर बनी थी तो उसमें जॉन अब्राहम जो बाइकर थे, तो वो भी पहुँचे हुए थे। तो भैया मेरे ख्याल से टाइम हो गया है अब आपसे विदा लेने का। बहुत सारी खबरें और हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अलग हो सकती हैं, तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट खबरें थी वो मैंने आपको बता दी। अब भारत कनाडा के चलते चलते रिश्तों में एक और बता देता हूँ कि NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी है, उसने खालिस्तान समर्थक 19 आतंकियों की सूची निकाल दी है। तो जैसा मैं कह रहा था कि दाल के दाम पे असर पड़ सकता है, कनाडा से अगर दाल का आयात पे कोई प्रतिबंध लगता है या कनाडा खुद प्रतिबंध लगा देता है, तो बहरहाल देखने वाली बात होगी। फ्यूचर कोई बता नहीं सकता क्या होगा कल। तो जुड़े रहिए, आपका प्यार हमें बराबर मिल रहा है, बहुत ही इसके लिए धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार आपका, आप लोगों का। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार फिर मैं कहता हूँ कि आप हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो एक बार प्लीज़ कर दिया करिए, ताकि मेरा हौसला इसी तरह से बुलंद बना रहे और मैं सर उठा के लोगों के बीच चल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।